हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षारक को बोलते हैं बेस एवं लवण को बोलते हैं सॉल्ट। अम्ल अम्ल जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे पाए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ बेस। बेस का जो जनरल डिफरेंस है, जो जनरल बात है बेस की, वो अम्ल जो क्षार होते हैं वे स्वाद में कड़वे पाए जाते हैं एवं जो लवण का निर्माण होता है वो अम्ल क्षार की रिएक्शन द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से लवण प्लस जल प्लस कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अम्ल की जनरल बातें। जो अम्ल की जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। अम्ल देखो, अम्ल की जो पहली बात है वो है अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। सेकंड बात है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। थर्ड बात है नीले लिटमस को, नीले लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये इसकी जनरल बातें हैं। फिर मैं बात करता हूं बेस की। बेस क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड है जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, आयन देते हैं। थर्ड है लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब देखो, अम्ल को पहचानने के लिए आपको अगर जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि नीले को लाल में कौन करता है और लाल को नीला में कौन करता है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं नाम एक अनिल। अनिल का ए का मतलब है अम्ल, न का मतलब है नीला और ले का मतलब है लाल। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है वह एक कागज का बना हुआ होता है जिसे हम सॉल्यूशन में डाल करके देख सकते हैं। ये हमें लेबोरेटरी में यूज होता है। लेबोरेटरी में यूज करने के लिए यह एक प्रत्यक्ष मेथड है। ठीक है। लवण क्या होते हैं? लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, यह आप समझेंगे। फिर मैं बात करता हूं थ्योरी की। इसमें थ्योरी क्या है देखो, भोजन का खट्टा व कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। अर्थात कोई भोजन खट्टा है या कड़वा है उसका पता हम अम्ल क्षार के द्वारा पता कर सकते हैं। आपने कभी ठेले पर, जो भी पतासे वाला ठेले वाला होता है, उस पर जो भी खट्टा बनता है, जैसे जो पानी है उसको बोलते हैं कि खट्टा पानी है। ये खट्टा पानी का मतलब है कि उसमें एसिड की मात्रा डाली गई है। अर्थात जो एसिड है वो उसको पानी को खट्टा बना देता है। अर्थात कुछ लोग उसमें इमली यूज करते हैं तो कुछ लोग उसमें टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम अत्यधिक मात्रा में उस पानी का यूज करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हानिकारक होता है और वो हमारी
जो भूख होती है उसको भी कम कर देता है, अर्थात पाचन तंत्र को गड़बड़ा देता है रोजाना अगर यूज करते हैं तो हम। अब है कि नींबू का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन। अब क्या होता है कि जो नींबू पानी है, सिरका है, बेकिंग सोडा है, इसके विलयन का हम उपचार बताते हैं, अर्थात अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। जो अम्ल है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार एक दूसरे से मिलते हैं और लवण प्लस जल और कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अम्ल अम्लों का स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अर्थात जो भी हमारी 10th बुक की एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है हम उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि हम इससे ऊपर लेवल को बढ़ाएंगे तो इसमें अम्ल क्षार को समझने के लिए हमें देखो, एक तो आर्रेनियस की जो थ्योरी है वो याद करनी पड़ेगी, ब्रंस्टेड लॉरी की, फिर लुईस की, उसके बाद में उनको समझाएंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के विलयन से क्या बनता है। ये बातें हमारे काम की नहीं है, हम क्या एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे 10th लेवल से ही बनने वाले हैं। और हमारे जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन का जो रेशो रहेगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत जो रेशो रहेगा वो रहेगा 10 क्वेश्चन का, अर्थात 10 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं, अर्थात वो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको जो 9th-10th की एनसीईआरटी उसमें से मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन आपको और बड़ी 11th-12th से मिल जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन आपको और ब्रॉड भी मिल सकते हैं। बाकी हमारा क्या है, 8 नंबर का 8 क्वेश्चन हमें इसी 9th-10th से कंप्लीट हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन हो जाते हैं और 2 क्वेश्चन हम 8 क्वेश्चन के आधार पर भी सही कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो केमिस्ट्री का वेटेज रहेगा वो 10 क्वेश्चन का रहेगा इसमें। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं लिटमस की। लिटमस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक और एक होते हैं कृत्रिम सूचक। अर्थात प्राकृतिक सूचक में अपने आती है हल्दी, हल्दी हल्दी है, पत्ता गोभी है, ये आते हैं। जबकि जो कृत्रिम कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सूचक हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं, उसमें आते हैं अपने मिथाइल ऑरेंज है, एक तो मिथाइल ऑरेंज प्लस एक फिनोप्थिलीन होता है, एक होता है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन एक फिनोप्थिलीन होता है और एक मिथाइल ऑरेंज होता है। ये हमारे प्राकृतिक सूचक, ये हमारे सूचक होते हैं। अर्थात सूचक हल्दी, इस प्रकार की हल्दी, अब इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार हल्दी, टर्मेरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। इसको जो हल्दी है इसको हम जैसे कभी भी हल्दी का यूज सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, अर्थात शादी वगैरह में भी हम हल्दी का यूज करते हैं। जैसे किसी कपड़े पर अगर हम हल्दी लगा देते हैं तो हल्दी के विलयन को आप समझने के लिए मैं आपको एक प्रयोग करके बताता हूं। देखो एक बीकर लीजिए, बीकर लेकर के उसमें वाटर ले लेंगे, वाटर लेकर के उसके बाद में उसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हल्दी डालने पर इसका कलर पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद में इसमें हम कुछ मात्रा में डिटर्जेंट डालने पर इसको मिला लेंगे, उसके बाद में इसमें डालेंगे डिटर्जेंट, डिटर्जेंट डालने पर इसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड, अर्थात इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर ये रेड कलर हुआ है क्योंकि जो हल्दी है, हल्दी में जो ये रेड कलर
रेड कलर हुआ है हल्दी में अगर डिटर्जेंट डालने पर, क्योंकि डिटर्जेंट का जो नेचर होता है वो होता है बेस, अर्थात ये बेस है, इसके कारण ये रेड हो गई। हल्दी क्या प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय है, जो अम्लीय है। अर्थात इसके बाद में अगर मैं इसमें नींबू का रस डाल देता हूँ, नींबू का रस डालता हूँ, तो भी पुनः जो हल्दी का कलर का पानी है, हल्दी के कलर का पानी है, वो हमें दिखाई देगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और हल्दी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये देखो, मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोप्थलीन दोनों दोनों सिंथेटिक सूचक हैं। अर्थात हल्दी का यूज हम शादी वगैरह में करते हैं, रोजाना खाने में करते हैं, और हल्दी का जो यूज है वो जिनकी शादी हो गई है उनको तो अच्छी तरीके से हल्दी का यूज का पता होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ लिटमस विलियन में बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा के लिचेन अर्थात लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। इसे सूचक की तरह उपयोग में लेते हैं। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, बैंगनी रंग का होता है, तो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम कई फूलों से रंगीन पंखुड़ियों से किसी विलियन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति सूचित कर सकते हैं। अर्थात इन्हें अम्ल सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कह सकते हैं। अर्थात हमें जो क्वेश्चन आएगा वो प्राकृतिक सूचक में देखो, एक तो बैंगनी रंग के होते हैं, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, ये हमारे प्राकृतिक सूचक आते हैं। अर्थात प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल व शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे विलयन की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, जो आसुत जल है, आसुत जल और जो अम्लीय विलयन है उसमें तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि लाल को डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लाल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बेसिक जो विलियन है उसमें अगर उसको लाल को डालेंगे, लाल लिटमस पत्र को डालेंगे, तो उसका कलर चेंज होकर नीला हो जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं अम्ल। जो अम्ल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल में आपको याद रखना है HCl और दुर्बल अम्ल में याद रखना है आपको एसिटिक एसिड। बस इतने से काम हो जाएगा आपका। और उसके बाद में क्षार, फिर मैं बात करता हूं क्षार की। क्षार का मतलब है बेस। बेस भी अपने 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा है बेस। क्षार, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, दूसरा है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में आपको याद रखना है NaOH और दुर्बल क्षार में याद करना है आपको NH4OH। इससे यहाँ आपका काम हो जाएगा। अब आप देखेंगे, अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलेंगे तो उदासीन विलयन बनेगा, अर्थात उसकी pH 7 होगी। अर्थात दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल मिलेगा तो वो होगा एसिडिक, लेकिन वो एसिडिक होगा क्योंकि प्रबल अम्ल है इसमें। अगर दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षार से मिलाएंगे तो विलयन जो बनने वाला है वो हमारा बनेगा बेसिक, अर्थात उसको जो नेचर होगा वो क्षारीय विलयन होगा। ये आपको याद रखना है, जो प्रबल होगा उसके अनुसार विलयन का नेचर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है।
देखो, आपको याद रखना है आगे कि वेनिला, प्याज, लौंग, तेल ओलाफैक्टिक सूचक की तरह उपयोग किए जाते हैं। अर्थात वेनिला, प्याज और लौंग को हम गंधीय सूचक के रूप में यूज करते हैं। फिर याद करते हैं कि अम्ल क्षारक धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए देखो, अम्ल अम्ल रिएक्शन करते हैं धातु से, धातु से रिएक्शन करके धातु से रिएक्शन करके H2 गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। जैसे हम ले लिया मैंने HCl प्लस जिंक, धातु से रिएक्शन करके ZnCl2 प्लस H2 गैस, अर्थात जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस देते हैं। अर्थात अम्ल धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इसका कंपाउंड बनेगा वो तो बनेगा ही जिंक क्लोराइड। एक याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन निकलती है ये किस आवाज के साथ में बाहर निकलती है, तो आपको याद रखना है ये फट फट की आवाज में बाहर निकलती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार सी टेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया है कि अम्ल धातुओं से रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका नेचर कैसा होता है, अर्थात वो कैसे जलती है। तो आपको याद रखना है फट फट की ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन से भरे बुलबुले साबुन में, साबुन के बुलबुले हैं, साबुन का विलयन है, उसमें अगर हम डालेंगे, जैसे देखो दानेदार जिंक है, ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इससे रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। अम्ल प्लस धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस, अर्थात जो जिंक क्लोराइड है, जो जिंक क्लोराइड बना था वो एक लवण है, अर्थात अम्ल और धातु मिलकर के भी लवण बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक इन कन्वर्ट सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अर्थात बेस के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ में अगर धातु रिएक्शन करती है तो उसका ही जिंक, उसका ही सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अर्थात इसमें से NaOH में से रिएक्शन करके ZnO2 और Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, अर्थात इसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं। फिर बात करता हूं मैं कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या देती है। तो आप याद रखेंगे कि ये तो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड अर्थात सॉल्ट प्लस जल प्लस CO2 गैस देती है। और NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके भी यह सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस देती है। अर्थात हमें क्वेश्चन आने वाला है कि अम्ल कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला रहेगा, इसमें आंसर है वो रहेगा CO2 गैस। ऑप्शन आ जाएंगे, पहला आएगा H2, दूसरा है CO2, थर्ड है N2, फोर्थ है CH4। अर्थात अम्ल कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, कौन सी गैस देते हैं। तो आपको याद रखना है CO2 गैस। कौन सी गैस देते हैं, CO2 गैस। CO2
अर्थात इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, अभी पूछा गया है। जस्ट कौन सी गैस देते हैं। फिर है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अगर चूने के पानी में प्रवाहित कर दें, जो CO2 हमें प्राप्त हुई थी, अगर उसको हम पानी में CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के गैस के चूने के पानी में अगर प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम चौक कहते हैं, कोई चौक कहे, कोई संगमरमर कहे, संगमरमर कहे, एक ही बात है। और अगर इसकी जो अधिक मात्रा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से प्रवाहित होती है। अर्थात जो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, अगर दोबारा उसमें हम पानी उसमें CO2 प्रवाहित कर दें तो हमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि जल में विलयशील होता है। एक जल में विलयशील उत्पाद का निर्माण करता है। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है, कैल्शियम कार्बोनेट को पहले जल में डालेंगे, जल में डालने के बाद उसमें अगर CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, जो कि जल में विलयशील होगा। फिर कह रहा है ये कि अगर चूना पत्थर कहें, अगर खड़िया कहें, अगर संगमरमर कहें तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप ही हैं। धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते हैं। अर्थात क्वेश्चन जो ये इस लाइन है, ये लाइन है धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके के अम्ल क्या क्या बनाते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल प्लस लवण। आपको ये याद रखना है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल इन कन्वर्ट लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, अम्ल। ये है क्षार, ये है अम्ल। ये रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना रहा है। अर्थात ये है बेस। ये क्या है, ये है बेस। बेस एसिड, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार मिलकर के प्रबल क्षार की अभिक्रिया से हमेशा लवण प्लस वाटर मिलता है और हमें कुछ मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें कुछ मात्रा में एनर्जी भी मिलती है, ये आपको याद रखना है। और जो अम्लों के जो धात्विक ऑक्साइड है, अम्लों अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो आप एक बार देखेंगे। इसमें देखो, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये भी लवण प्लस जल बनाते हैं। अर्थात कोई भी जो धातु ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जो भी मेटल के ऑक्साइड है, ये याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रख लेना है कि जो मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह आपको याद रखना है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल प्रदान करते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अर्थात जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यह आपको याद रखना है।
अब देखिएगा आप कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, रेडायन HCl HNO3 NO3 CH3 COOH CH3 COO H2SO4 SO4 2- जलीय H+ देते हैं। इससे ज्ञात होता है कि हम हाइड्रोजन H+ के साथ इसी कारण का गुणधर्म अम्लीय है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो CH3 COOH है, ये टूटेगा अगर जल में डालोगे तो इसको CH3 COO- H+। HNO3 है, ये टूटेगा NO3- प्लस H+। फिर मैं बात करता हूँ H2SO4 की। H2SO4 दो भागों में टूटेगा, HSO4- प्लस H+। फिर दोबारा SO4- का दोबारा आयनन होगा तो SO4- 2 प्लस H+। मैं बात नहीं करता हूँ इसमें, अगर इसका K निकालेंगे तो K1 इंटू K2 हो जाएगा, अर्थात 2 का गुणा हो जाएगा। ये बात हमारे इस लेवल से ऊपर है, इसलिए हम इस बात को नहीं करेंगे। ठीक है, अब देख बात करता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारकों का उपयोग करते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं मैं, CaOH का होल 2 होता है, Ca+2 प्लस 2OH माइनस में टूटेगा। NaOH को तोड़ू मैं, NaOH कन्वर्ट Na प्लस प्लस OH माइनस। ये आपको याद रखना है। इनका जो आयनन होता है वो किस प्रकार होता है, देखो। फिर मैं बात करता हूं, ये जो दे रखा है प्रयोग दे रखा है, इस प्रयोग को समझाता हूं। देखो HCl प्लस H2O H3OCl H प्लस H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। आपको बात नोट डाल के लिखेंगे कि जल में कभी भी एक साथ एसिड को नहीं मिलाते हैं, क्योंकि विस्फोट का खतरा रहता है, विस्फोट का खतरा रहता है। इसलिए अम्ल को ड्रॉप वाइज हिलाते हुए हिलाएंगे, किसको, बीकर को हिलाएंगे, जिसमें भी वाटर है उसको हिलाते हुए, ड्रॉप वाइज हिलाते हुए बूंद बाय बूंद डालते हैं, बूंद बाय बूंद एसिड ऐड करते हैं। अर्थात आपको अगर लेबोरेटरी में जाने का अवसर कभी मिलता है तो आप क्या करेंगे कि आपको जो एसिड होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अर्थात कंसंट्रेट होते हैं। जो HCl होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों कंसंट्रेट फॉर्म में लेबोरेटरी में मिलते हैं। अर्थात इनके जो कंसंट्रेट फॉर्म है, अगर इसकी बोतल को थोड़ी देर खोल दें तो पूरे रूम में इनसे इतनी धुआं निकलती है कि हमारी आंखें जलने लगती हैं। इसलिए हम लेबोरेटरी में हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में इन एसिड का यूज करते हैं, और इन एसिड को अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, अर्थात ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जो एसिड है उसमें हम ऊपर से पानी डाल देंगे। ऐसा करने पर वह है जो भी एसिड है उस परख नली या टेस्ट ट्यूब में जो भी आपने एसिड ले रखा है, अगर उसमें आप ऊपर से पानी डालते हो तो वह एक साथ ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलते ही, क्योंकि विस्फोटक अभिक्रिया होगी उसमें, विस्फोटक अभिक्रिया होने से वो बाहर निकलेगा उससे, या परख नली टूट जाएगी नीचे से, तो हमारे जलने का खतरा रहता है। इसलिए
लेबोरेटरी में हमें एप्रिन पहनने की सलाह दी जाती है, जूते पहनने की सलाह दी जाती है, अर्थात हाथों में मास्क पहनने की सलाह दी जाती है ताकि हमारे शरीर का बचाव हो सके। और इनका जो एसिड का यूज होता है, उनके ऊपर कभी भी बोतलों को देखना, उन पर क्रॉस चिन्ह लगा रहता है। क्रॉस चिन्ह का मतलब है कि इनकी जो यूज करना है आपको, या तो लेव स्टैंड की सहायता से करना है या फिर किसी मतलब बढ़िया तरीके से करना है उसको। लेव स्टैंड की सहायता से उसको लेकर के और ड्रॉप बाय ड्रॉप, अर्थात एक बूंद डाल दी उसमें, कोई भी सॉल्यूशन उसमें एक बूंद डाल दी, फिर उसको सेक कर लिया, उसके बाद एक बूंद डाल दी, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ताकि हमें वहाँ खतरा होने से बचा जा सके। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, देखो ये ये बेस है, बेस रिएक्शन करके Na+OH-, अगर KOH है K+OH-, MgOH है Mg+2 है, अर्थात इनको जैसे ही जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें। अर्थात ये जल में OH- आयन देते हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है बेस की। अब देखो ये जो बात है ये आपको मेन याद रखनी है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह साबुन की तरह होता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति में संक्षारक होते हैं। इन्हें कभी छूना चखना नहीं चाहिए, अर्थात इनको बच्चों से दूर रखना चाहिए। जो भी हमारे बेस होते हैं, बेस जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात सभी बेस जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अर्थात अगर ऐसा होता तो आपने कभी देखा होगा कि अगर हम जो भी साबुन वगैरह यूज करते हैं उसको अगर हम पानी में छोड़ दें तो वो घुल जाते, उसमें पानी की जैसे संपर्क आता तो उसमें घुल जाते, तो हम कपड़ों वगैरह की सफाई नहीं कर पाते, कपड़े वगैरह की सफाई नहीं कर पाते। और इनका जो नेचर होता है वो छूने पर चिकने होते हैं। चिकने का मतलब कभी भी आप कोई भी साबुन है उसको छूना तो उस पर हमें चिकनाई दिखती है, अर्थात उस पर घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन। तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये चिकने होते हैं। स्वाद में खा के देख लेना, कभी आपको दिख जाएगा कड़वे होते हैं ये हमें। और इनकी प्रकृति होती है संक्षारक, इसलिए इन्हें छूना चखना नहीं चाहिए, अर्थात जो खतरनाक जो भी बेस है उनको कभी भी छूना नहीं चाहिए, ना कभी चखना चाहिए। ये नहीं कभी चख के चेक कर रहे हो कि कैसे होते हैं, देख लेते हैं एक बार। फिर अम्ल और क्षारक की जो रिएक्शन होती है उससे लवण और जल बनते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैं बात करता हूं, एक होते हैं कंसंट्रेट, एक तो होता है एक होते हैं सांद्र, एक होते हैं तनु। सांद्र का मतलब है जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम। और तनु का मतलब होता है जल की मात्रा अधिक। इसको समझने के लिए देखो कि इसमें जो जल होता है, जल जिसमें कोई भी एसिड है, अगर उसको हम लेबोरेटरी में दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेट H2SO4, ऐसे लिखा हुआ होता है उस पर कंसंट्रेट HCl, अर्थात उसकी बोतल को आप अगर खोलोगे तो उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। फिर ये यूज करते हैं हम तनु। तनु जो होता है उसका यूज करते हैं हम 11th-12th के प्रैक्टिकल में, और कुछ प्रैक्टिकल जो बीएससी के होते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में भी हम तनु डाइल्यूट H2SO4 वाले प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हम हायर क्लासेज में जाते हैं तो हमें वहाँ कंसंट्रेट और डाइल्यूट दोनों प्रकार के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं, अर्थात कोई भी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ होगी तो कोई रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ होती है, तो ऐसी रिएक्शन हमें हायर क्लास में दिखाई देती है। इसलिए आपको मेरा समझाने का एक ही तरीका है कि सांद्र का मतलब तो यह है कि उसमें जो भी सब्सटेंस है जो प्योर है, जैसे H2SO4 का कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे H2SO4 है तो अगर प्योर रूप में अर्थात उसमें थोड़ा ही पानी है तो उसको बोल देंगे हम कंसंट्रेट। अगर उसमें जैसे 10 ml तो जो कंसंट्रेट H2SO4 है उसमें अगर 10 ml तो H2SO4 है, और 90 ml उसमें अगर वाटर है तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट।
और अगर 90 ml तो उसमें है H2SO4, अगर 10 ml उसमें है वाटर तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेट। ये आपको याद रखना है। तो ये देखो, कांच का पात्र टूट भी सकता है, अर्थात साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग किया जा रहा है तो कांच का पात्र सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बा में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह लगे होते हैं। मैंने आपको बताया है कि क्रॉस का चिन्ह लगा होता है रेड से, ताकि अगर कोई भी इन्हें यूज कर रहा है तो बहुत ही केयरफुली इन जो एसिड है इनको यूज किया जाता है। जल और अम्ल क्षारक मिलाने पर H3O के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि तनुकरण का मतलब ये होता है कि उसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, अर्थात वह हमारे लिए इतना घातक नहीं है, और जो कंसंट्रेट होता है वो हमारे लिए घातक होता है। देखो, सांद्र नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल सदैव धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन करेंगे हम बाद में। फिर मैं बात करता हूं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होती है? देखो, पीएच स्केल, पी में पी का मतलब होता है पुषांश और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अर्थात नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अर्थात जो पीएच स्केल है वो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसका जो नेगेटिव लघु गुणक है उसको बोलते हैं पीएच। पीएच का में पी का मतलब होता है पुषांश और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति को कैसे नापते हैं? तो हाइड्रोजन शक्ति को जैसे नापते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है? देखो, पीएच, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ये होता है इसका मतलब कि अगर पीएच बढ़ रहा है तो एच प्लस की कंसंट्रेशन हो रही है कम, ये अगर बढ़ रहा है तो, और अगर पीएच हो रहा है कम तो एच प्लस की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ रही है। ये आपको याद रखना है। अब देखो, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये जर्मन शब्द है जिसमें पीएच स्केल 0 अधिक अम्लता के लिए 14 अधिक क्षारीय पीएच कर सकते हैं। भाषा पीएच संख्या ऐसे देखना चाहिए। देखो, अब जो पीएच है, पीएच, देखो पीएच का जो मीटर है, पीएच होती है 0 से 14। पीएच जिसकी 0 से और 7 तक है, 7 का मतलब है 6.99 तक, तो वो होगा अम्लीय। अगर पीएच 7 है, 7 है तो वो होगा उदासीन। उदासीन हमेशा बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 होता है। पीएच अगर 7.1 से 14 तक है तो वो होगा क्षारीय। जिसकी पीएच 14 है वो होगा प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षार होगा। जिसकी पीएच 0 है, 0 का मतलब है 0.1 के करीब है, तो वो होगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल 6.99 वाला होगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्लीय। इसमें 7.1 वाला होगा दुर्बल क्षारीय।
अब देखो, किसी उदासीन विलयन के लिए पीएच 7 होगा। पीएच स्केल किसी विलयन के लिए 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और अगर 14 तक है तो वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। और आप ये देखो, ये पीएच स्केल है। फिर मैं बात करता हूँ पीएच की, जो आपको याद रखनी है। देखो, जठर रस की, जठर रस की लगभग 1.2 होती है, अर्थात ये अम्लीय है। नींबू रस 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, अर्थात वाटर जो शुद्ध होता है उसमें करंट भी नहीं आता है, क्योंकि ना तो उसमें H+ आयन ही जब इधर उधर नहीं हो रहे हैं, अर्थात आयनों का H+ और OH- में अगर नहीं टूट रहे हैं तो उसमें कभी भी करंट भी फ्लो नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है लगभग 14। ये आपको याद रखना है कि जठर रस का पीएच कितना है। जठर रस का पीएच होता है 1.2 के करीब। नींबू का रस, नींबू का रस 2.2 के करीब होता है। शुद्ध जल का होता है, शुद्ध जल का होता है 7.47, और रक्त का होता है 7.4 mgOH का होल टू। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है 10 और NaOH का होता है 14। आपको ये याद रखना है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अब आप याद रखेंगे कि देखो, अम्ल एवं क्षारक की शक्ति विलयन के लिए H+OH- आयन पर निर्भर करती है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक मोलर विलयन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। H+ आयन उत्पन्न होने पर प्रबल अम्ल कहलाते हैं, तथा H+ आयन कम उत्पन्न होते हैं तो उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का मतलब क्या है? तो देखो, एक और बात बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई व्यक्ति, अगर शादी वगैरह में या कोई भी जैसे फंक्शन वगैरह प्रोग्राम है, उसमें अगर ज़्यादा खाना खा लेता है तो हमारे शरीर में HCl का स्रावण होता है आंत्र से। आंत्र से HCl का स्रावण होगा तो उस व्यक्ति के गैस, ऐठन वगैरह आदि बीमारी हो जाएंगी, अर्थात पेट में जलन हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो HCl हमारे शरीर में जो श्रावण होता है, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों में खाना खाता है या फिर कहीं अच्छी जगह खाना खाता है तो खा लेता है दबा के जब खाना खा लेगा तो उसमें HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात HCl का श्रावण बढ़ जाएगा, जिससे जो हमारा पेट का माध्यम है वो तो अम्लीय हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के गैस वगैरह आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस व्यक्ति को बचाना है, अर्थात इस व्यक्ति का उपचार करना है, तो इसको MgOH का होल टू, अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन दे देते हैं। जिससे क्या होगा, तो देखो H2 बन जाएगा एक तो, प्लस MgCl2, ये बन गया सॉल्ट, ये वाटर, अर्थात उस व्यक्ति को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला देते हैं, जिससे उस व्यक्ति की तबीयत वगैरह सही हो जाती है। फिर मैं बात करता हूँ पीएच के क्या क्या हुए हैं। ये हमारा शरीर है जो सेवन हमारा शरीर 7 और 7.8 के बीच कार्य करता है। संकीर्ण पीएच परिसर में जीवित रहते हैं। जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है, अर्थात उसमें क्वेश्चन आएगा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, तो आपको याद रखना 5.6 होता है। यह आपको याद रखना है। फिर बात आती है दूसरे ग्रहों पर अम्ल पदार्थ। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। क्या आपको लगता है इस जीवन संभव है? अर्थात शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड और मोटे श्वेत पीले बादलों से बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है कि जो शुक्र ग्रह है उस पर क्या पाया जाता है, अर्थात शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड और के मोटे श्वेत पीले बादल बने होते हैं। फिर है कि बगीचे, बगीचे में पीएच परास की आवश्यकता होती है। पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी भी स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी लेते हैं।
अर्थात वह मिट्टी कैसी भी हो सकती है, उस मिट्टी में अम्लीय या क्षारीय कैसी हो सकती है। एक है हमारे पाचन तंत्र, जो मैं आपको बता दिया था, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, उदर हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन करने में सहायता। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन होती है। इस दर्द से मुक्त कराने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन में आपने एक उपचार में अवश्य सुझाया होगा। एंटासिड अम्ल में अधिक में उदासीन कर देता है, इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर बढ़िया खाना खा लेता है, उसके पेट में हो जाती है गड़बड़, तो उसको लिटा के, और ये तो H2 बन जाएगा और एक MgCl2 बन जाएगा। अर्थात मिल्क और मैग्नीशियम पिला दीजिए, उससे उसका पेट सही हो जाएगा और दोबारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर है पीएच का परिवर्तन कर दंत क्षय। दंत क्षय में क्या होता है कि जो हमारे मुंह का जो भी पीएच है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलीकरण से बना होता है। जो हमारा एनेमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है। इसमें आपको याद रखना है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, इसका जो नेचर है वो होता है क्षारीय। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आया हुआ है कि जो हमारे शरीर में जो दांतों के ऊपर एनिमल पाया जाता है वो किसका बना होता है। तो आपको एक तो याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का। उसका पीएच कितना होता है, तो 7.4 से ज़्यादा ही होता है, इसलिए वो क्षारीय होता है। अर्थात वो क्षारीय होता है। अगर उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाए, उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। लेकिन मुंह की पीएच 5.5 से कम होने पर संसर्ग हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह को साफ करके इसमें बचाव किया जा सकता है दंत क्षारकीय। अर्थात हमारे जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण अगर हम जैसे कोलगेट वगैरह नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया उससे रिएक्शन करके और हमारे जो पीएच है उसको 5.5 से कम कर देंगे, तो मुंह सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात दांतें में सड़न स्टार्ट हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्षारीय अर्थात क्षार से कोई भी कोलगेट वगैरह है उससे मंजन करना चाहिए, ताकि उससे हमें बचा जा सके। क्योंकि जब अम्ल हो जाएगा, अम्ल से रिएक्शन करेगा क्षार, क्षार से रिएक्शन करके वो बना देंगे सॉल्ट प्लस वाटर, जिससे हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। ऐसे आपको याद रखना है कि जो भी मधुमक्खी वगैरह जो भी होते हैं, ये जो डंक वाले होते हैं, ये क्या मेथोनिक एसिड का श्रावण करते हैं। डंक मारे अंक में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का आराम मिलता है। नेटल डंक वाले बाल मेथेनिक एसिड छोड़ते हैं। अर्थात जो भी डंक वाले जीव होते हैं, वो हमारे शरीर में मेथेनिक एसिड का श्रावण करते हैं। ऐसे ही एक नेटल पादप है, अगर उसकी पत्ती से कोई व्यक्ति छू जाता है तो हमारे शरीर में खुजली या जलन जैसी उत्पन्न होती है। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसके साथ में बुरा भी है। जैसे निटल पादप है, उससे अगर छू जाओगे तो हमारे शरीर में जलन उत्पन्न होगी। तो जलन के बाद में क्या होगा, उसी के पास में एक डॉक नामक पादप पाया जाता है, जिसकी पत्ती को अगर उस पर जगह पर रगड़ने से उसके हमें आराम मिल जाता है। देखो, इन पत्ती डंकनो वाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाएं तो मेथेनिक अम्ल का श्रावण से ये दर्द होता है। इलाज डंक पादप के लिए डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है, जो के पास ही पैदा होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेटल पादप है, नेटल पादप से छूने से कौन सा अम्ल निकलेगा, मेथेनिक अम्ल से क्या होगी, हमारे शरीर में एलर्जी वगैरह हो सकती है। एलर्जी से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जो नेटल पादप जहां छुए आप, वो कहीं नहीं जाना है। नेटल पादप के पास जहां छुए हैं उसके साथ ही आपको वहीं डॉग पादप पाया जाएगा, उसके लेकर के उसको जहां जहां आप छुए उस जगह पर रगड़ लीजिए, आपको साथ के साथ में आराम मिल जाएगा। ये आपको याद रखने, सिरका, एसिटिकम, खट्टा दूध, लैक्टिकम, संतरे से निकलता है, सिट्रिकम मिलता है, और इमली से टार्ट्रिकम, टमाटर से ऑक्जेलिकम, नींबू, चींटी के डंक से मेथोनिकम, नेटल के डंक से मेथोनिकम। अर्थात चींटी के डंक
जो भी डंक मारने वाले हैं उनसे मेथेनिकम निकलेगा, ये आपको याद रखना है। इमली और टार्ट्रिकम, इमली इमली आपको पता ही है, पतासे वालों के पास में खूब खाते हो, उसे पता पड़ जाएगा कौन सा अम्ल। टार्ट्रिकम मिलता है जिसको डालते हैं, जिससे कहते हैं खट्टा हो गया, खट्टा पानी, तो उसमें हम इमली डालते हैं। टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, खट्टे दूध से लैक्टिक अम्ल मिलता है, नींबू से सिट्रिक अम्ल मिलता है, चींटी के डंक से मेथोनिक अम्ल मिलता है, सिरका से एसिटिक अम्ल मिलता है, जिसे विनेगर कहते हैं, विनेगर। फिर है लवण परिवार, लवण आपको याद ही रखने। साधारण नमक, साधारण नमक को आपको याद रखनी है रिएक्शन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार से रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर देगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो NaCl है यही साधारण नमक है, ये आप याद रख लोगे। साधारण नमक के लिए देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, भ्रंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, ये करते हैं। फिर मैं बात करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लवण में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखो 2NaCl प्लस 2H2 एंड कन्वर्ट 2NaOH प्लस Cl2H2 गैस, अर्थात क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निर्माण होती है। इसमें याद रखना है आपको कि जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया है, अभिक्रिया जो H2 गैस है वो तो होगी कैथोड पर, और जो Cl2 गैस है वो होगी एनोड पर। ये बात याद रखनी है आपको कि क्लोर क्षार अभिक्रिया में है H2 गैस कहाँ निक्षेपित होती है, अर्थात कहाँ जाती है, तो आपको याद रखना है कैथोड पर। Cl2 गैस कहाँ जाती है, एनोड पर, ये आपको याद रखना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है कि जब NaCl के विलयन में, एक्वस विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस देती है। अब जो NaOH है ये तो हो गया क्षार, Cl2 गैस है ये चली जाएगी अपने, कहाँ जाएगी, एनोड पर चली जाएगी। H2 गैस है ये कैथोड पर चली जाएगी, ये आपको याद रखना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ, ये आप देख लेंगे एक बार। फिर है भ्रंजक चूर्ण। भ्रंजक चूर्ण क्या होता है, इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस प्राप्त कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में Cl2 गैस से रिएक्शन करके कैल्शियम देखो जलीय विलयन में, जलीय विलयन क्लोराइड में जल विद्युत अपघटन करने से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का भ्रंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूने में क्लोरीन की गैस से कराहित करने पर भ्रंजक चूर्ण मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जिसे भ्रंजक चूर्ण कहते हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूत्र लेनिन भ्रंजक की फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में उपापचय के रूप में, उपचायक के रूप में किया जाता है। उपचायक को बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है। अर्थात आपको याद रखना है भ्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है CaOCl2, इस बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात ये हमारे रसोइयों में यूज होता है, जैसे बाटी वगैरह बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। बाटी वगैरह का जो आटा होता है उसको लगाने में याद करते हैं, ये स्वादिष्ट होता है।
रसोई घर में आमतौर पर पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपको याद रखनी है। NaCl प्लस H2 CO2 NH3 इन कन्वर्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर इसको गर्म कर देंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 निकल जाएगी, ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडे को में अगर जलीय को H प्लस आयन कर दें तो CO2 H2 अम्ल सोडियम लवण किसी भी अम्ल से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जिसे जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल मिलाया जाता है तो अभिक्रिया निम्न होती है। अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्लीय विलयन में अगर अम्लीय विलयन में डालते हैं, H प्लस प्रवाहित करते हैं, CO2 और H2 गैस निकल जाती है, अम्ल का सोडियम लवण मिलता है। फिर मैं बात करता हूँ धावन सोडा की। धावन सोडा बोलते हैं Na2CO3.10H2, ये तो है धावन सोडा, अर्थात कपड़े धोने के साबुन में यूज करते हैं इसको। Na2CO3 प्लस 10H2 इन कन्वर्ट Na2CO3, अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर जल में डाल देंगे तो हमें Na2CO3 प्लस 10H2 मिलते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग करते हैं। धोने के सोडे का उपयोग क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग साबुन उपयोग करते हैं, बोरेक्स सोडियम यौगिक उत्पादन में करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर की सफाई में करते हैं और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। फिर है, अब देखो इसमें जो याद आती है, जो क्वेश्चन है